हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पिछले क्लास में कर ली थी। आज एक अनोखी बात करने आए हैं जो पिछली क्लास से कनेक्टेड है, तो मैं जरूर चाहूँगा कि आप पिछली क्लास देख लें पहले, फिर यहाँ पे आए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी। चलिए एक बार पुनः थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मेनली हम लोगों ने नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो देखा था वो ये समझा था कि जो नील्स बोर साहब थे, नील्स बोर वो कहाँ के थे? डेनिश फिजिसिस्ट थे, मतलब डेनिश यानी डेनमार्क के थे, डेनिश फिजिसिस्ट थे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात कि इन्होंने जो मॉडल दिया था वो कब दिया था? 1913 में इन्होंने दिया था, और एक्चुअल में 1922 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना। इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो एक्चुअल में क्या था? वो एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। पहली बात तो ये था। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो रदरफोर्ड के मॉडल को क्या किया था? सुधार करके बनाया गया था। दैट मीन्स नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को सुधार करके, संशोधित करके ही लाया गया था। तो इसका मतलब ये भी है कि ये नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को हम लोग रदरफोर्ड का भी मॉडल बोल सकते हैं, या रदरफोर्ड का संशोधित मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने ये देखा था कि नील्स बोर साहब ने क्या क्या बातें बताई थी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि नील्स बोर ने ये बोला था कि जैसा कि पिछले रदरफोर्ड वाले में मिस्टेक थी कि भैया रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में रह सकता है और क्या कर सकता है? घूमते रहता है, और घूमने से क्या होगा? हमेशा उसकी एनर्जी डाउन होगी, और डाउन होते होते क्या हो जाएगी? एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा। क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहता है, किसी भी कक्षा में वो घूम सकता है, फ्री है वो। ऐसा रदरफोर्ड साहब के अनुसार था। और बाद में मैक्सवेल साहब की थ्योरी लगाई गई, तो ये बोला गया कि अगर इलेक्ट्रॉन निरंतर घूम रहा है, एक चार्ज पार्टिकल निरंतर घूम रहा है, तो रेडिएशन एमिट होगा, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होगी, और इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती जाएगी, और एक दिन न्यूक्लियस में वो गिर जाएगा, है ना। इस कारण वो फेल मार गया था। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, पहले ऑर्बिट के बारे में उन्होंने बताया कि एक्चुअल में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट है, या सर्कुलर ऑर्बिट बोल दो, ऐसे बोलो, एक काम करो, सर्कुलर पाथ बोलो। इन सर्कुलर पाथ को क्या बोला गया? एक और नाम दे दिया गया, ऑर्बिट बोल दिया गया। इन्हीं ऑर्बिट को एक और नाम दे दिया गया, सेल, ठीक है ना। या इन्हीं को एनर्जी सेल बोल दिया गया, एनर्जी सेल। और ये मान लिया गया कि इन सभी सर्कुलर पाथ या सभी ऑर्बिट्स के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है? फिक्स है। यानी इसमें क्या पाया गया? फिक्स्ड एनर्जी पाया गया, फिक्स्ड एनर्जी है ना। क्या है इन सर्कुलर पाथ या एनर्जी सेल के पास? फिक्स एनर्जी है, और फिक्स एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन जब भी इसमें रहेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस एनर्जी सेल के बराबर, मतलब हर एनर्जी क्या बोलते हैं, ऑर्बिट के अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी फिक्स एनर्जी है, उतनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास। दैट मीन्स ऐसे बोल दिया गया कि सपोज कर लो कि ये एटम है, ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है, इसके चारों क्या है? बहुत सारी कक्षाएं बनी हुई हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इस कक्षा की एनर्जी क्या है? फिक्स है, मतलब पहली बात तो सभी की फिक्स होगी। मैं इसको 5 जूल मान लेता हूँ, इसको 10 जूल, इसको 20 जूल, ऐसे बोल सकता हूँ। तो मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कक्षा है इसमें सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसके पास कितनी एनर्जी है? 5 जूल। इस कक्षा के अंदर वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसके पास एनर्जी है 10 जूल, और इस कक्षा के अंदर वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसके पास 20 जूल की एनर्जी है। और हर कक्षा को प्रॉपर नाम दे दिया गया, इसको के बोला गया, इसको एल, इसको एम, या इसको 1 2 3 से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो 1 2 3 ऐसे भी चलेंगी कक्षाएं, क्लियर है। तो ये उन्होंने बोला था मेनली। अब उसके बाद ये हुआ था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ और लास्ट क्लास को करेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है। तो जैसा कि नील्स बोर साहब ने क्या बोल दिया है कि भैया न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल है उनके पास एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। उनके पास एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। तो एनर्जी फिक्स है ना। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इसको पहले थोड़ा सा हेडिंग में लिख लेते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? एनर्जी का जो लेवल है वो फिक्स है, फिक्स्ड है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, दोनों बात करिएगा, मतलब दोनों काम करिएगा। एनर्जी फिक्स है,
अब होगा क्या कि जब आप बाहर से एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या खेल होता है। तो मान लो कि ये क्या है, एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये बाहर कक्षाएं बनी हुई हैं और जैसा कि आप जानते हो कि इसको हम क्या बोलेंगे, के वाली कक्षा, इसको एल और इसको एम। मान लेता हूँ कि के कक्षा की जो एनर्जी है वो 5 जूल है और इसकी कितनी है 10 जूल है और इसकी 20 जूल है। अब इस के वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है। अब तुम क्या कर रहे हो, बाहर से एनर्जी दे रहे हो। बाहर से क्या दे रहे हो, एनर्जी यानी रेडिएशन। रेडिएशन क्या मतलब, लाइट है ना, तुम कोई लाइट डाल रहे हो यहाँ पे। तो लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट? सर लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR बोल सकता हूँ मैं। EMR का मतलब क्या होगा, EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन, देखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये EMR जब तुम दोगे तो ये EMR जो होगा वो फोटोन के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, फोटोन के फॉर्म में, क्योंकि इस नील्स बोर साहब ने अपना जो मॉडल दिया था वो मैक्स प्लांक की थ्योरी को समझ के दिया था, यानी मैक्स प्लांक की थ्योरी को इसमें इन्वॉल्व किया था तब बात की थी। तो दैट मीन्स यहाँ पे फोटोन के फॉर्म में आ रहा है EMR, है ना, फोटोन। अब जब ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये एनर्जी क्या एक्स्ट्रा एनर्जी है ना। अब एक बात और सुन लेना, हर फोटोन के पास फिक्स एनर्जी होती है। फोटोन के पास भी क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। ये नहीं कि फोटोन आ रहा है तो एनर्जी बढ़ाते जाएगा, नहीं। देखो हर फोटोन, मतलब मान लेते हैं कि ये फोटोन है तो ये फोटोन क्या होता है, एनर्जी का पैकेट होता है, एनर्जी का पैकेट होता है। अब जाहिर सी बात है, पैकेट लोगे तो उसके अंदर का जो सामान होगा वो फिक्स होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ये मान लो एक फोटोन है तो इस फोटोन के अंदर मैं मान लेता हूँ कितना जूल एनर्जी है, 5 जूल। तो हर फोटोन के अंदर कितना होगा, 5 जूल का एनर्जी होगा। यानी आपने जो EMR दिया है उस EMR से जो फोटोन निकल रहा है उसके वो क्या है, पैकेट है एनर्जी का, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, 5 जूल की एनर्जी है। और एक बार में इलेक्ट्रॉन कितना फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो ये 5 जूल का एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास गया। तो 5 जूल की एनर्जी जाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले कितनी थी, 5 जूल की एनर्जी थी। अब ये एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी 5 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कितना हो जाएगा इसके पास, 10 जूल हो जाएगा। अब 10 जूल जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अब ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, अब ये कहाँ पे भागेगा, अगले वाले में, क्योंकि यहाँ पे हर क्लासेस का फिक्स है। नियम क्या है इसका, सीधा सीधा है कि भैया इस क्लास में रहना है तो इतनी एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो आगे भाग जाओ और अगर एनर्जी कम है तो पीछे भागो, क्योंकि ये भी रूल था इसका कि जिस तरीके से हम दूर भागेंगे, न्यूक्लियस से जितना दूर होती जाएंगी कक्षाएं, जितना दूर होते जाएंगे सेल, उतना ही एनर्जी का लेवल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, हाँ या ना। तो अभी क्या हुआ फिलहाल में, अभी ये हुआ कि 5 जूल का एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व किया और उसके बाद ये 5 जूल से किस में कन्वर्ट हो गया, 10 जूल, यानी के से किस में भाग गया, एल में भाग गया, है ना। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मैं के एनर्जी को देखूं तो कितना है, E1 है, और एल का अगर देखूं तो E2 है, और एम का देखा जाए तो E3 है। तो हमने ये भी देखा था कि एक्चुअल में E3 ज़्यादा होगा E2 से और E2 ज़्यादा होगा E1 से, है ना। ये भी हमने देखा था, जितना हम दूर जाएंगे उतना एनर्जी का लेवल बढ़ रहा होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल। और इसको क्या बोलेंगे, लोअर बोलेंगे, इसको भी हम लोअर बोलेंगे, है ना, है ना। तो एक बात समझनी होगी कि जब हम एनर्जी देंगे, यानी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी बाहर से एनर्जी जब मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ भाग जाता है, हायर एनर्जी लेवल में भाग जाता है। ये समझना था, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा क्या, कि जब भैया हम EMR किसी इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से, लोअर एनर्जी वाले सेल से हायर एनर्जी वाले सेल चला जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। तो हायर वाले में चला जाएगा। ये होगा जब इलेक्ट्रॉन को क्या दिया जाएगा, एनर्जी दी जाएगी। अब अगर हमें ये पता करना हो कि ये कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया है, तो हम क्या करेंगे,
हायर एनर्जी लेवल में से लोअर वाले एनर्जी लेवल को या लोअर एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई इसकी एनर्जी कितनी है, E2 है, देखो ध्यान से, के से ये कूद के किस में चला गया, L में ना, तो कितना लिया होगा इसने, अगर मुझे ये पता करना हो तो गैप कितना है एनर्जी के बीच में ये पता कर लेंगे, उतना ही लिया होगा, है या ना। तो मुझे अगर यहाँ पे पता करना हो तो मैं क्या करूँगा, हायर यानी E2 में से किसको घटा दूंगा, E1 को घटा दूंगा, E2 में से E1 को घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एनर्जी का गैप कितना है, एनर्जी का गैप क्या है, कितना है। और यही एनर्जी का जो गैप होगा, ये एनर्जी का गैप है, और यही एनर्जी के गैप के बराबर इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब की होगी एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, या ना, है ना, ये बात समझ में आ गई। तो जब भी पहली बात ध्यान देंगे, जब हम कभी भी एक एटम के अंदर एनर्जी डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन की कूदा फांगी आप देखोगे, तो उस कंडीशन में ये बात हमेशा एप्लीकेबल होगी। जब भी हम एक एटम के अंदर एनर्जी बाहर से देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर एनर्जी से कहाँ भाग जाता है, हायर एनर्जी में भाग जाता है, यानी हायर एनर्जी वाले सेल में भाग जाता है, ठीक है ना। ये लोअर एनर्जी वाला सेल है और ये क्या है, हायर एनर्जी वाला, ये उससे भी हायर वाला है ना। तो जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन भागते जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये बात तो क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब जैसा कि मैंने देखा, ये इतना हुआ एब्जॉर्ब एनर्जी का खेल, यानी डेल्टा ई, या मैं पता करना चाहूँ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी कर देना है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को हम डेल्टा ई से दिखाएंगे, और इज इक्वल टू हायर मतलब E2 में गया ना, और माइनस E1, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझा, इससे पता चल गया कि उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। लेकिन ये इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। जब आप एनर्जी देते हो, एक बात और सुन लेना, जब आप एनर्जी देते हो तो ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्साइट। एनर्जी आएगी तो एक्साइट होगा कि नहीं होगा, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, और एक्साइटमेंट बढ़ने का मतलब वो के से छोड़ के कहाँ पे भाग जाएगा, एल में। तो ये इसका क्या है, एक्साइटमेंट स्टेट है। तो इसको वही लिख लेना, हायर एनर्जी वाले सेल में चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट स्टेट है, ये एक्साइट स्टेट है, ठीक है ना, एक्साइट स्टेट है। अगर ये नहीं गया रहता है, जब एनर्जी नहीं देते हैं, तब वो किस स्टेट में है, तब उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। तो नॉर्मल केस में ध्यान देना, नॉर्मल है तो ग्राउंड स्टेट है। जब एनर्जी दे देंगे तो कौन से स्टेट में चला जाएगा, एक्साइट स्टेट में। लेकिन कितने देर तक एक्साइटमेंट रहेगा भैया, कुछ देर बाद तो एक्साइटमेंट खत्म होगा। एक्साइटमेंट खत्म होगा तो फिर अगेन ये वापस आएंगे ही आएंगे, हाँ या ना। तो ये है के और ये है एल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे फरार हुआ था, तो अगेन जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। अब ये कितने जूल वाले एनर्जी वाले क्लास में है, 10 जूल। ये एनर्जी लिए थे तो 10 जूल वाले में भाग गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है, देख लेना, इसको मैं एक्साइटेड स्टेट बोलूँगा और इसको मैं क्या बोलूँगा, ग्राउंड स्टेट। तो जाहिर सी बात है एक्साइटेड स्टेट से अगेन कहाँ पे आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे ही आएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके घर पे शादी पड़ गई है ना, तो शादी पड़ गई तो शादी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। चलिए काम आपको मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट आप एक दूल्हा बना देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आप ही की शादी है, तो आपका भाव बढ़ा रहेगा कि नहीं बढ़ा रहेगा, है ना, भाव बढ़ा रहेगा। कितने देर तक भाव बढ़ा रहेगा, जब तक शादी रहेगी। शादी में आप ही मेन है कि नहीं है, पूरी पावर आपके पास है, सभी लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन 1 साल बाद कितने लोग फोकस करेंगे, है ना। तो ले दे के फिर अगेन कहाँ पे पहुंच गए, जहाँ पे थे। तो यही है खेल। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जब मिलती है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, दूल्हा बन जाता है, और दूल्हा बन के कहाँ भाग जाता है, यल वाले में, है ना, यल वाले में। लेकिन कितना देर तक भागा रहेगा, कुछ देर बाद तो उसको फिर अगेन पुराना ही हो जाएगा, पुराना होगा तो घर ही आना पड़ेगा। तो वही होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में है, फिर कुछ देर बाद ये कहाँ पे आएगा, ग्राउंड स्टेट में। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा भैया, तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तब जा पाएगा। अब वह भाव के साथ घरों आ जाए,
हाँ या ना, ध्यान समझिए। जो ने भाव के साथ ससुराल में गया था वही भाव के साथ घर में आए तो चलेगा भाव घर वहाँ? नहीं ना, भाव कम करके आना पड़ेगा घर वहाँ। हाँ या ना, क्योंकि मम्मी पापा भाव ताव नहीं दिखा सकते। बाहर वहाँ गए थे, आपके सास ससुर थे, वहाँ पे नए नए लोग थे, तो उनके सामने भाव ताव चल गया, घर वहाँ नहीं चलेगा। तो जब वहाँ से वापस लौट रहे होंगे तो रहिया में अपन भाव ताव कम करके आएंगे, घर वहाँ चलेंगे तो जैसे पहले थे उनके सामने वहाँ वैसे ही रहना पड़ेगा। हाँ या ना, वही खेल है भाई, ठीक है। तो ध्यान देना, जब ये वापस आएंगे इधर तो इनको भाव कम करना पड़ेगा। भाव कम करने का मतलब वो जो एनर्जी इन्होंने ली थी वो सब देनी पड़ेगी वापस, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी। तो एक नई बात समझिएगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा? जब ग्राउंड स्टेट से, ये नोट कर लो पहले, जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में जाएगा, एक्साइट स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा? तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, करेगा। लेकिन अब खेल बदल गया, अब इसको वापस आना है एक्साइट स्टेट से ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड से एक्साइट में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, लेकिन एक्साइट से ग्राउंड में आएगा तो एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, है ना। चलो अब देखते हैं एनर्जी जब एमिट करता है तब क्या होता है। अब देखना ध्यान से, अब ये वापस जा रहा है, यानी अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है सर? एक्साइट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, हाँ है ना। तब इस कंडीशन में एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? तब एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, और एमिट करनी पड़ेगी का मतलब क्या है? यानी जिस फॉर्म में लिया था उसी फॉर्म में भेज देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म के फोटोन के फॉर्म में लिया था तो फोटोन के फॉर्म में फिर क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कितना एनर्जी उसने एमिट की है, तो एमिटेड एनर्जी अगर पूछ दी जाए तो एमिटेड एनर्जी कैसे निकालेंगे? एमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा? कितने में था? कितना एनर्जी है अभी फिलहाल में? 10 जूल। कितने में गया है? 5 जूल वाले में कितनी एनर्जी कम किया है? 5 किया ना। तो कैसे पता चला गया? कैसे पता चला? हायर वाले में से लोअर वाले को घटा दिए हैं, ठीक है ना। हाई एनर्जी या हायर एनर्जी में से माइनस लोअर एनर्जी, है ना। यही तो किए हैं सर। ये तो वही हो गया जैसे हम एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो वही वाला हो गया। अगेन हम यहाँ पे अगर निकालें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर? यहाँ पे E2 माइनस E1 मिलेगा, क्योंकि L की एनर्जी E2 है और K की एनर्जी क्या है? E1 है ना। तो यहाँ पे डेल्टा ई तो दोनों के लिए काम कर गया ना। ये डेल्टा ई किसके किसके लिए काम कर रहा है बताइए सर? डेल्टा ई एक्चुअल में किसके किसके लिए काम कर रहा है बताइए फटाक से। एक्चुअल में डेल्टा ई सर एब्जॉर्ब एनर्जी भी बता रहा है, एब्जॉर्ब एनर्जी भी और एमिटेड एनर्जी भी बता रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तो क्या करेंगे? जिस क्लास में जाना है उसकी एनर्जी लिखेंगे, हाँ या ना। पहले ध्यान से समझिएगा, जिस क्लास में जाना है तो हायर एनर्जी वाली ले लेना है, मतलब जिसमें हायर एनर्जी है हायर एनर्जी को पहले लिख लेना है, फिर लोअर एनर्जी को लिख देना है, हायर में से लोअर को घटा देना है, तो एनर्जी का गैप मिल जाएगा। वही एनर्जी का गैप आप दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी। मान लो ये अभी कहाँ पे है? अभी यहाँ पे, मतलब पहले है, कम एनर्जी वाले में है, कम से ज़्यादा में जाना चाह रहा है, तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यानी लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, और हायर से लोअर में जाना है तो एमिट करना पड़ेगा। ये भी ध्यान देना। तो ग्राउंड स्टेट वाले से भी देख लो, अरे यहाँ से भी समझ सकते हो। लोअर से हायर के लिए क्या करना पड़ेगा? लोअर से हायर के लिए एब्जॉर्ब, एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब। और हायर से लोअर के लिए एमिट। क्या क्लियर है? एमिट मतलब निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, ये भी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए, मैं यहाँ से मिटाऊँ इसको, ठीक है। अब पूछने का छोड़िए, पहले एक चीज़ और सुन लीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनर्जी का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी का रिलेशन होता है वेवलेंथ से, एनर्जी का रिलेशन होता है वेव नंबर से, होता है कि नहीं होता है?
तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी बात करते हैं। भाई ये लाइट आपने आई, मतलब लाइट आपने ली है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने लाइट ली है ना, तो इस लाइट की अपनी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे ही तो काम करेगा एक एनर्जी। ये जैसी फ्रीक्वेंसी वैसी एनर्जी, हमने पढ़ा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। न्यू बनाने का तरीका क्या था, ऐसे ही था ना, है ना, ऐसे ही था न्यू। तो ऐसे ही बना लो, मतलब भी के मॉडल में था। अब मैं यहाँ से अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो क्या आता है, एच न्यू आ जाता है कि नहीं आ जाता है, एच न्यू आता है कि नहीं आता है, एच न्यू, यानी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, एच न्यू। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी यहाँ पे एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या ये पता कर सकता हूँ, क्योंकि ई एम आर आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस रेडिएशन के पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी। तो मैं अगर पता करना चाहूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो कैसे पता करूँगा, यानी एब्जॉर्ब एनर्जी जो कि EMR से एब्जॉर्ब या एमिट दोनों का लिख लो। भाई एक बार तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक बार एमिट करेगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो भी किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और जब एमिट करेगा तो भी एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और रेडिएशन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो पता करना पड़ेगा ना कितनी फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी को इसने कितनी फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब किया है या एमिट किया है या ना। तो कैसे पता करेंगे, तो एब्जॉर्ब एनर्जी या एमिट एनर्जी जो कि EMR से मिली है, जो कि EMR से मिली नहीं, EMR के फॉर्म में है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो ध्यान से समझेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मेरे लिए आप जानते हो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या लिखते हो, E2 माइनस E1, है ना। और यही क्या है आपकी एब्जॉर्ब या एमिट एनर्जी है ना। क्या मैं इस E की जगह पे ये लिख सकता हूँ, है ना, एच न्यू, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच भी होता है कि नहीं होता है, एच एफ लिख लो, सीधा सीधा एच एफ लिख लो। एक काम करो एफ लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, एच एफ लिख लो। तो एच एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब पूरे के नीचे अब इस एच को भेज दो तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन पूरे के नीचे एच। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है ना। पता होगा कि जिसमें जा रही है उसकी एनर्जी कितनी है, मतलब जिस सेल में जा रहा है उसका एनर्जी कितना है, और जिसमें पहले था उसकी एनर्जी कितनी है ना। यानी हायर लेवल एनर्जी कितनी है, लोअर लेवल की एनर्जी कितनी है, दोनों पता चल जाएगी, है ना। उसमें से घटाऊंगा तो आंसर एनर्जी के टर्म में आ जाएगा। और नीचे क्या मिल जाएगा हमको, एच का वैल्यू क्या होता है, एच इज अ प्लांक कांस्टेंट, बताया गया है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भैया, 6.63 इंटू 10 पे पावर -32 -34 होता है, सॉरी -34 जूल इंटू सेकेंड, यही होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे रख दोगे मिल जाएगा। अब देखो ऊपर किस में आएगा, जूल में आएगा, नीचे जूल इंटू सेकेंड में, जूल से जूल कैंसिल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, 1/सेकेंड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज में आ जाएगा। क्लियर है। अरे भाई यहाँ से घटाओगे तो एनर्जी का मात्रक क्या मिलेगा, जूल, और एच का मात्रक क्या है, जूल इंटू सेकेंड, जूल से जूल खत्म, क्या नीचे मिलेगा, सेकेंड, ऊपर सब खत्म है तो 1/सेकेंड को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर हम किसी एटम को एनर्जी दे रहे हैं तो कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए, ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और फिर दूसरे क्लास यानी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कितनी एनर्जी एमिट करेगा, ये भी हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन के द्वारा वो एनर्जी मिल रही है वो पता कर सकते हैं। और जब वो एमिट कर रहा है तो कितने फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को एमिट कर रहा है ये भी पता कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। ये मामूली फार्मूला मत समझिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा फार्मूला है। क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लांक कांस्टेंट थोड़ा सा साफ साफ लिख दे रहा हूँ मैं। एच क्या है, एच है प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू है इसकी 6.63 इंटू 10 पे पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना।
इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पेंट करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे और अनोखी बातें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।